अभी देखो चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन, उसमें हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन उस दिन देखा था। प्रैक्टिस 37 हमने किया था जिसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन के क्वेश्चन थे। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या था कि समझो 1 नोटबुक है और उसकी प्राइस है, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 2 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20। 1 की है 10 तो 2 की कितनी हो जाएगी 20, 3 की हो जाएगी 30, 4 की हो जाएगी 40। अंडरस्टैंड? मतलब जब 1 नोटबुक थी तो 10 प्राइस हो गई, जैसे ही हमने नोटबुक को बढ़ाया इंक्रीज किया तो क्या हो गया, उसकी जो प्राइस थी वो भी बढ़ गई, 2 नोटबुक की कॉस्ट भी बढ़ गई। मतलब यहां का नंबर 10 था वो भी बढ़ गया 20। वैसे नोटबुक भी इंक्रीज हो गए, वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। जब वैल्यू 3 कर दी, नोटबुक 3 कर दिए तो उसकी वैल्यू कितने हो गई 30। फिर नोटबुक 4 कर दिए तो क्या हो गए 40। समझ में? मतलब आप जैसे ही अभी नंबर बढ़ाओगे नोटबुक के तो क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस भी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, आप इंक्रीज करोगे, क्या करोगे इंक्रीज करोगे नंबर्स को तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। मतलब इंक्रीज तो इंक्रीज ही होगा। आप ज्यादा क्या करोगे इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। आप ज्यादा खरीदोगे, कई शॉप में गए और ज्यादा अगर आपने कुछ खरीदा है तो आपको अमाउंट भी तो ज्यादा ही देनी पड़ेगी। मतलब इंक्रीज टू इंक्रीज चलता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे होता है, इंक्रीज टू इंक्रीज प्रोपोर्शन होता है। लेकिन वैसे नहीं कि सिर्फ इंक्रीज टू इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट डिक्रीज होगा तो नेक्स्ट भी क्या होगा डिक्रीज ही होगा। अभी इसको अगर उल्टा करेंगे, अभी इसको उल्टा समझ लेते हैं। समझो 4 नोटबुक की प्राइस है 40 रुपीज, नोटबुक हमने कम कर दिए तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसकी प्राइस भी तो कम हो गई। नोटबुक जैसे कम हो गई तो प्राइस भी 30 हो गई। नोटबुक और कम कर दिए, 2 नोटबुक रखे तो 20 हो गई। फिर लास्ट में 1 नोटबुक कर दिया तो उसके 10 पर। तो मतलब जैसे ही आपने नंबर कम कम कर दिए तो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब कम करना। तो अगर आप डिक्रीज कर लोगे तो सेकेंड नंबर भी क्या होगा डिक्रीज ही होगा। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट प्रपोर्शन। मतलब एक ही साइड डायरेक्शन में चलता है, इंक्रीज तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो डिक्रीज होगा। अभी हम वो प्रैक्टिस सेट देख चुके 37 जो डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऊपर डिपेंड था। आज हम इनवर्स प्रपोर्शन देखेंगे, उसको भी समझते हैं। इनवर्स प्रपोर्शन मतलब क्या, इनवर्स प्रपोर्शन कैसे चलता है, कौन से डायरेक्शन में चलता है। तो इनवर्स प्रपोर्शन समझो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। समझो एक ऑल बनाना है, ऑल मतलब पता है ना दीवार बनानी, ठीक है। और वो ऑल बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए 5 वर्कर्स है, 5 वर्कर्स। कितने वर्कर्स 5 वर्कर्स है। तो उनको लगते हैं 10 डेज। कितने लगते हैं ये दीवार बनाने के लिए, 5 वर्कर्स को कितने डेज लगते हैं 10 डेज लगते। समझ में आया? दीवार बनानी है, ओके, तो कितने डेज लगते हैं 5 वर्कर्स को 10 डेज लगते। वर्कर्स को हमने क्या कर दिया 10 कर दिया, वर्कर्स बढ़ा दिया। हमें ना वो काम, दीवार बनाने का काम जल्दी करना है क्योंकि हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है, इसलिए हमें दीवार जल्दी बनाना है। क्लियर है? तो हमने वर्कर्स को बढ़ा दिया जल्दी काम होने के लिए, तो 10 वर्कर्स कर दिए। तो आप अभी समझ सकते हो कितने डेज लगेंगे 5 डेज। बट इससे आप देखोगे तो जैसे ही आप देखोगे नंबर इंक्रीज हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया तो सामने वाला नंबर इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। तो इसका मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन जो है, तो इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या देखा था, इंक्रीज तो इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज तो डिक्रीज हो रहा था। इनवर्स प्रोपोर्शन में उल्टा होता है, ठीक है। इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो इंक्रीज। तो ज्यादा करोगे तो कम टाइम लगेगा, हाँ, और हाँ समझ में आया, इंक्रीज का डिक्रीज और डिक्रीज का इंक्रीज। मतलब अगर आपने समझो यही 10 वर्कर्स थे जिनको 5 डेज लग रहे थे, आपने वर्कर को ही कम कर दिया। आपके पास बोला चलो नहीं मुझे क्या करना है, थोड़ा टाइम अच्छी तरह से दीवार बनाना है, मैं वर्कर कम कर देता। कुछ वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहे, चलो मैं 5 वर्कर्स को बाजू में कर देता।
तो वही दीवार कितने दिनों में बनेगी, फिर ज्यादा लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। मतलब आपने जैसे ही वर्कर्स को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, तो दिन भी तो बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन हमें इसके लिए समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो वही इसके टाइप के क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, जहां पे आपको इंक्रीज करोगे तो सामने वाला नंबर डिक्रीज हो जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। क्वेश्चन अभी फर्स्ट देखते। फर्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, प्रैक्टिस सेट 38, और फर्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्कर्स। मैं यहाँ पे वर्कर्स को नंबर में लिख देता हूं। चलो 5 वर्ड्स में लिखा है ना, तो 5 वर्कर्स समझो। 5 वर्कर्स टेक 12 डेज। यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन को समझने के लिए उसको शॉर्ट में साइड में लिखो नंबरिंग में, ताकि हमें क्वेश्चन में क्या हुआ है। चलो, जब 5 वर्कर्स थे तो कितने डेज लग गए? 12 डेज लग गए। ठीक है, 5 वर्कर्स थे तो उनको 12 डेज लग गए वीड अ फील्ड, डेज टू वीड अ फील्ड। ओके, उसके बाद हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। अभी यहां पे क्या किया है कि वो जो वर्कर्स है 5, उनको 12 डेज लग रहे, तो यहां पे वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया। दिख रहा है आपको 6 वर्कर्स। तो 6 वर्कर्स जब होंगे तो कितने डेज लगेंगे, ये आपको निकालने, क्या करने हैं, निकालने, फाइंड आउट करने। तो निकालने हैं और हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है, उस चीज को हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और बात ये हो रही है, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी, सिर्फ एक पे स्टॉप नहीं हुआ है। और एक चीज बोलिए, हाउ मेनी वुड 15 टेक। और जब 15 वर्कर्स हो जाएंगे 15, तो कितने दिन लगेंगे, ये भी हमें फाइंड आउट करना। तो उसके लिए अभी और एक अल्फाबेट कंसीडर, वही एक्स हो गया एक बार यूज, तो अभी एक दूसरा अल्फाबेट यूज, तो क्या करेंगे उसके लिए, वाई। डन। तो यहां पे 2 चीजें हम करने वाले, ओके, 2 चीजें फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मुझे अभी पहले बताओ, आपको देख के क्या लग रहा है, जब 6 वर्कर्स होंगे ना तो दिन 12 डेज से कम लगेंगे क्या रे? नहीं लगेगा। डेज कम होंगे कि ज्यादा लगेंगे? कम लगेंगे। जब 5 थे तो 12 लगेंगे, अब एक वर्कर बढ़ गया तो क्या हो जाएंगे, डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब 15 हो जाएंगे तो और, मतलब यहाँ पे इंक्रीज से डिक्रीज वाला, मतलब कौन सा प्रोपोर्शन है यहाँ पे, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? हाँ, लेकिन अभी ये 3 चीजें हैं, लेकिन एक एक चीज आप फाइंड आउट करोगे, एक एक चीज वन टाइम में फाइंड आउट करोगे। पहला क्या करते हैं, 6 डेज में 6 वर्कर्स में कितने डेज लगेंगे वो फाइंड आउट करते हैं। हाँ ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्या कंसीडर करोगे, लेट। कंसीडर करते समय हम कौन सा लेटर यूज करते हैं, लेट। 6 वर्कर्स का फाइंड आउट करना है, 6 वर्कर्स टेक एक्स डेज। क्या लिखेंगे, एक्स डेज। तो पता नहीं है ना हमें डेज, तो हम क्या करेंगे, एक्स डेज लिखेंगे। एक्स कंसीडर, 6 वर्कर्स जब होंगे वो कितने डेज लगेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक्स कंसीडर। अभी हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाना है उससे पहले आपको लिखना होगा कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या लिखोगे बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आया? को डाउट होगा तो बाद में पूछ, मुझे पहले मुझे कंप्लीट करना है। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, लिखो, आपको स्टार्टिंग में लिखना है, जिसका फाइंड आउट करना है आपको, 6 वर्कर्स होंगे तब कितने डेज लगेंगे ये फाइंड आउट करना है, तो वो सेंटेंस लिखोगे और फिर इनवर्स प्रोपोर्शन लिखोगे। और फिर आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको किसकी हेल्प लगेगी, 5 और जब 12 डेज, ये आप गिवन है आपके लिए, उसकी हेल्प से आप ये 6 वर्कर्स में कितने डेज लगेंगे वो फाइंड आउट करो। तो अभी हम कैसे अरेंज करेंगे, देखो 6 में 6 वर्कर्स है तब कितने डेज लगेंगे ये हमें पता नहीं है, लेकिन डेज के लिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, x इज इक्वल टू 5 वर्कर्स कितने डेज लगा रहे हैं, 12। हाँ, डायरेक्ट आंसर। ओके, 5 वर्कर्स 12 डेज लगा रहे। ओके, चलो इसके बाद हमें क्या करना है पता ही है, देयरफॉर की साइन लगानी है, आपको भूलना नहीं है, एक के नीचे एक देयरफॉर की साइन होनी चाहिए।
अभी आप मुझे बताओ, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x डेज कितने डेज फाइंड है वो फाइंड आउट करना है। तो x को आप वहीं पे रखोगे और जो 6 है उसको उस साइड में सेट करोगे, क्योंकि 6 नंबर है और उसके जैसे लाइक टर्म दूसरी साइड में, उसके लाइक टर्म कौन को हो सकते हैं, नंबर के लाइक टर्म क्या होंगे, नंबर ही होंगे। हाँ, तो 6 है, 5 है, 12, ये 3 के 3 नंबर है, लेकिन ये 6 इस साइड में फंस गया है तो उसको उस साइड में सेंड करना। लेकिन सेंड करते समय उसकी साइन चेंज हो जाएगी। वो 6 कौन सी साइड में है, मल्टीप्लाई, तो इस साइड में जब जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सिर्फ जो बाकी के कोई प्लेस नहीं चेंज कर रहे अपनी, ना x चेंज कर रहा है ना 5 into 12 चेंज कर रहा है, सिर्फ प्लेस चेंज कौन कर रहा है अपना 6, और वो मल्टीप्लाई था उसको दूसरी साइड में जाना है, इज इक्वल टू है वो जो दूसरी साइड क्रिएट कर रहा है उस साइड में जाना है। तो जब उस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे वाला डिवाइड यहाँ पे यूज नहीं करना, ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करना। फिर आपको सिर्फ हल्का सा कैलकुलेशन करना है। 6 के टेबल में कोई ऊपर का नंबर मिलेगा आपको, उतना पॉइंट मिलेगा। 6 के टेबल में कौन मिल गया, 12, कितनी बार बोलने के बाद, ठीक है, 6 to the 12। और फिर आप देखोगे तो आपके पास अभी क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचेगा, नीचे बचना ही नहीं चाहिए, आपका कैलकुलेशन करना ही है आप। तो अभी आप देखो 5 into 2 बचा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10। इसका मतलब जब एक वर्कर बढ़ा दिया, 5 वर्कर्स थे तो 12 डेज लगेंगे, लेकिन 6 वर्कर्स जैसे ही हो गए तो कितने डेज में काम हो गया, 10। समझ में आया, 10 कैसा है, मतलब 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, 5 और इंटू 2 है ना, तो 5 into 2 मतलब क्या है, 5 to the 10। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो इस तरह से आपका अभी एक फाइंड आउट हुआ है। अभी तक आपको इस कभी कभी एक ही आता है फाइंड आउट करने, इससे पहले हमने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करने बोली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो आपको क्या लगा, बोला है 2 चीजें फाइंड आउट करनी, 2 आंसर फाइंड आउट करनी। एक जब 6 वर्कर्स थे तभी, और अभी आपको कितने वर्कर्स का निकालना है, 15 वर्कर्स जब होंगे। मुझे बताओ 15 वर्कर्स होंगे तो डेज क्या हो जाएंगे, और कम होंगे, यस होंगे ना। आप अगर वर्कर बढ़ाओगे तो काम जल्दी होगा आपका। हाँ, क्या काम है, टू वीड अ फील्ड, ओके, समझ में आ रहा है। वीड अ फील्ड का मतलब क्या है, एक खेत में, फील्ड में क्या करना, क्या चलाना, हल चलाना, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, लेकिन अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये साइट में अभी 15 वर्कर्स होंगे तो कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट। चलो उसके लिए भी हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेटर कंसिडर करेंगे, और लेटर कौन सा रहेगा, y, ओके। पहले ये कंप्लीट करो, हो गया। सेम सेंटेंस यूज करोगे, लेट 15 वर्कर्स टेक y डेज। अभी आप एक ही क्वेश्चन में आप x डबल यूज नहीं कर सकते, समझ में आया। तो अलग क्वेश्चन होता तो आप x वापस से यूज कर सकते। तो यहाँ पे y पकड़ना है, बहुत A to Z तक हमारे पास लेटर है, कौन सा भी एक लेटर आप, x है तो y, ओके। तो यहाँ पे अब इसके बाद therefore की साइन लगाओ, वापस से जब 15 वर्कर्स होंगे तो y डेज लग रहे हैं, y डेज मतलब डेज पता नहीं इसलिए y कंसिडर किया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 15 into y, 15 into y इज इक्वल टू, वापस से आप मुझे बताओ, आप आंसर की किसी के तो फिर आपको जरूरत लगेगी, जहां पे दोनों नंबर है अवेलेबल, ऐसी जरूरत आपको लगे। यहाँ पे जो वापस से आपने 5 into 12 की हेल्प लोगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि वो आपका गिवन है, दिया था वो क्वेश्चन में कि 5 वर्कर्स लगेंगे तो 12 डेज लगेंगे, ये आपको दिया था, उसकी हेल्प से आपको दोनों आंसर फाइंड आउट करने। पहले आंसर में फाइंड आउट किया है हमने, वापस से 5 into 12। तो अभी यहाँ पे आप देखो, आपको पता है किसकी वैल्यू चाहिए, y, तो आप किसको भेजोगे उस तरफ, 15, किसको भेजोगे, समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे तो 15 से आप ऊपर कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको वैसे नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, लेकिन आप ऊपर से भी नीचे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नीचे से ही ऊपर कैल। अभी आप 5 के टेबल में 15 मिल जाएगा आपको,
5 3 जा 15। वापस से आप देखो, जितना रिड्यूस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, उतना करना है। अभी 3 के टेबल में वापस ऊपर का नंबर मिल रहा है, देखो कौन सा, 12, 3 4 जा 12। और उसके बाद अभी देख सकते हो तो आपका कैंसिलेशन हो चुका है। अभी आपको डायरेक्ट y की वैल्यू मिल गई है, क्या मिल गई, 4। देखो जब वर्कर्स 15 हो गए तो कितने दिन में काम हो गया, 4, है कि नहीं? हो गया। ऐसा आपको इंक्रीज करोगे तो सामने वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। समझ में आया आपको? ओके, चलो इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मोहन राव टुक 10 days to finish a book reading 40 pages every day. How many pages must be read in a day to finish it in 8 days? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट बनाओ। ये इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम है ना, आप उसको शॉर्टकट तरीके से समझो। पहले क्या समझो कि 10 days में वहां पे बताया है, गिवन आपके लिए होगा वो, जहां आपको दोनों तरफ के नंबर पता है, डेज भी पता है, पेजेस भी पता है, वो आपके लिए गिवन है, वहां पे आपको सॉल्व करना नहीं है, उसकी हेल्प लेके आपको आंसर फाइंड आउट करना। तो जब 10 days थे तब मोहन राव कितने पेजेस रीड कर रहे थे, 10 days में कितने हो रहे हैं उनके पेजेस, 40 पेजेस। ओके, 10 days 40 पेजेस, इसकी हेल्प होगी आपको। फाइंड आउट करने क्या बोला है कि हाउ मेनी पेजेस मस्ट बी रीड इन डे टू फिनिश इट इन 8 days। जब 8 days होंगे तब कितने पेजेस पढ़ेंगे, कितने पेजेस वो रीड कर सकते। सीधा आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे डेज जो है वो डिक्रीज कर दिए, कम कर दिए। 10 days 40 पेजेस। तो मुझे बता 8 days में फिर क्या हो जाएगा, पेजेस क्या हो जाएंगे आपके, पेजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, अगर दिन कम हो गए तो ज्यादा पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा पेजेस हो जाएंगे उनके। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही आपको बोला था, जब आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज करते तो डिक्रीज होती सामने की वैल्यू। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। 8 days में फिर और ये हो जाएगा ना बेटा, पेजेस बढ़ेंगे कि नहीं, समझ। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे तो 8 days में कितने पेजेस चाहिए, उसके लिए आप क्या कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करना होता है हमें, एक्स। ओके, और फिर हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना, फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते समय आप लिखोगे, लेट से शुरुआत करोगे, लेट मोहन राव। यहां पे अभी पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम आप लिखोगे, मोहन राव रीड एक्स पेजेस। समझ में आया, मोहन राव रीड एक्स पेजेस। ओके, मतलब अभी 8 days में जो हमें पेज निकालने हैं वो हमें पता नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, एक्स। ओके, स्टार्टिंग में आप लिखोगे भाई, हाँ जो फाइंड आउट करना है तो वो उसके साथ होना चाहिए, एक्स पेजेस। क्या फाइंड आउट करना है आपको, पेजेस। पेजेस पता नहीं है तो पेजेस के लिए आप लोगों ने क्या कंसीडर किया है, एक्स। फिर इसके साथ बाद में आपको लिखना है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्वेश्चन के साथ। क्लियर है। फिर इनवर्स प्रोपोर्शन, और फिर इसकी हेल्प लेनी है, ये जो आपने रफली काम करके रखा है ना क्वेश्चन को समझने के लिए, उसकी हेल्प लेनी है। तो कैसे अरेंज करोगे, देखो पहले आपको जो फाइंड आउट करना है उनको अरेंज करो। ठीक है, 8 days में कितने पेजेस रीड करेंगे वो पता नहीं है, तो एक्स है, 8 इंटू है, इंटू की साइन यहां पे लेनी, और हेल्प किसकी लेनी है आपको, ये आंसर फाइंड आउट करने के। 10 days में 40, तो जिनका जैसे है उसको ही मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। 10 days 40 पेज, तो वही उनके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करते समय आप गड़बड़ करते हो कि किसको किसके साथ करना है। 8 ये इसीलिए ये बनाया है, सिर्फ इसके बीच में साइन। ओके, और वही यहां पे लेके आना है फेयर में, वो रफ में इधर फेयर में लिखना है। समझ में आया। और फिर आपको पता है आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स को वही रखो, ये भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, लेकिन 8 जाएगा अपने लाइक टर्म के पास, मतलब नंबर्स के पास चला जाएगा। ओके, और फिर वहां पे चला गया तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई था, सामने ही दिख रहा है 8 की साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। और फिर आप कैंसिलेशन करोगे, 8
के टेबल में कौन सा नंबर आता है देखोगे, 8 बाय द 40। फिर आप देखोगे तो कौन कौन बचा है, 10 और 5 बचा है, तो क्या आएगी x की वैल्यू, 10 5 जा 10 का टेबल आपको 5 टाइम बोलना है, आता है आपको 50 पेजेस, हो गया आपका आंसर ही हो गया। तो 8 डेज में कितने पेजेस आने वाले थे, देखो जब डेज आपने डिक्रीज कर दिए तो सामने वाले क्या वैल्यू हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको समझना है इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है। नंबर 3 जो है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट 2 क्वेश्चन से, और 4 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम टू सेम है। फर्स्ट, सेकंड और 4 ये सेम टू सेम है। थर्ड डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट हाउस विच इज 12 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दोनों वैल्यूज दिख रहे हैं 12 और 6 किलोमीटर, ये दोनों किलोमीटर में अवेलेबल। ऐसा नहीं होता है, एक कोई होता है तो दूसरा वैल्यू अलग यूनिट में होता है। जैसे वर्कर्स थे तो सामने डेज थे, लेकिन यहाँ पे 6 किलोमीटर, सेकेंड वाला तो 12 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है कि इस क्वेश्चन में मेरी का साइकिल का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है कि मेरी की जो साइकिल है वो 6 किलोमीटर में, और 6 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर, 1 आवर पर आवर का मतलब क्या, 1 आवर में 6 किलोमीटर जाती है मेरी की साइकिल। कितने किलोमीटर जाती है, 1 किलो। और उसके आंटी का जो हाउस है वो उससे 12 किलोमीटर दूर है। तब मेरी को अपने आंटी के हाउस पे जाने के लिए कितना घंटा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब ये किलोमीटर और टाइम का क्वेश्चन है। समझ में आया? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाने के लिए वैसे टाइम वर्ड्स आपको साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, क्लियर है? हाँ, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर। 6 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है, तो 12 किलोमीटर कितना आवर जाएगी, कितने आवर्स में जाएगी, ये आपको निकालना है पहले, और फिर जो उन्होंने बोला है वो फाइंड आउट करना है। जब जैसे स्पीड उसका कम हो जाएगा साइकिल का 4 किलोमीटर, तब वो कितना, वही डिस्टेंस कितने के टाइम में ट्रेवल करेगी वो निकालना। पहले हम लोग देखते हैं कि मेरी को 6 किलोमीटर पर आवर, उसका जो 6 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है, उसी स्पीड में वो अपने आंटी के घर 12 किलोमीटर जो दूर है वो कितने घंटे में जाएगा, आपको देख के ही पता चल रहा है, ओरली भी आप बता सकते हो। 6 किलोमीटर 1 आवर में जा रहा है, आंटी का जो घर है वो 12 किलोमीटर दूर है, मतलब 6 के डबल है, तो मतलब मुझे बता कितने आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स। लेकिन ये हम लोग ओरली बता रहे हैं, वहां पे हमें तो निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये अभी वो पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये आपके लिए है फॉर्मूला यूज होगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला। और टाइम निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो आपको दिया है ना, ये स्पीड है साइकिल का, क्या है, क्लियर है? स्पीड है, स्पीड। तो ये स्पीड आपके लिए कौन है, 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना जाना है, आंटी का घर कितना दूर है, 12। तो आपको यह वैल्यू समझ में आ रहा है ना? अभी सिर्फ डिस्टेंस आपके लिए है 12 किलोमीटर, और आपको निकालना है टाइम। तो एक बार टाइम निकाल दिए ना, फिर आपको जब आगे का क्वेश्चन, पहले अभी मैं टाइम निकालते हैं, पहले इस फॉर्मूला के हेल्प से पहले क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। तो ये सारा चीज लिखोगे कि स्पीड 6 किलोमीटर है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, और फिर टाइम का फॉर्मूला यहां पे लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर वैल्यू रखो। डिस्टेंस आपके पास है 12 किलोमीटर, स्पीड भी आपके पास है 6 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा बच्चों, ओरली भी आपने बताया था, कितना लगेगा, 2 आवर। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 आवर्स। ओके, समझ में आया आपको यहां तक? डन। हाँ, अभी तक आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने ही बोला नहीं था, ये आपको करना पड़ा, क्योंकि इसके बिना आप आपके फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच सकते। डन। हाँ, इसमें डायरेक्ट आपको कुछ दिया नहीं है, रेडीमेड नहीं दिया है आपको, यहाँ पे खुद का दिमाग थोड़ा यूज करने बोला है, और फिर आप वो चीज करोगे। ये आपने निकाला। अभी आप क्वेश्चन को समझो। अभी आप क्वेश्चन को समझना है कि जब 12 किलोमीटर है,
जब 6 किलोमीटर है, क्या हुआ रे? हाँ, 6 किलोमीटर है तो कितना टाइम लग रहा था? जब साइकिल का स्पीड 6 किलोमीटर था तो कितना टाइम लग रहा था? 2 आवर्स। डिस्टेंस का यहाँ पे आपको डिस्टेंस को याद ही नहीं रखना है, डिस्टेंस आप ये समझो। अभी हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं। 6 किलोमीटर को कितना टाइम लग रहा था? 2 आवर्स। जब 6 किलोमीटर स्पीड था तो कितना टाइम लग रहा था? 2 आवर। तो स्पीड 4 किलोमीटर हो गया तो कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे या कितने मिनट्स लगेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना। लेकिन इससे पहले के क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमें दिया ही रहता था, हम लोग यहां से शुरुआत थी हमारी क्वेश्चन की। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी शुरुआत ये रह गई क्या? नहीं, ये शुरुआत करने के लिए हमें इतना करना पड़ा और फिर हम हमारे जो पहले 2 क्वेश्चन के स्टेप तक पहुंच गए। समझ में आ रहा है? ऐसे कई क्वेश्चन में होता है, सारे क्वेश्चन में होता नहीं। थोड़ी कोई क्वेश्चन में हमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ क्वेश्चन में हमें रेडीमेड चीजें होती, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हो। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आया कि जब 4 किलोमीटर स्पीड होगा साइकिल का तो कितना टाइम लगेगा, ये हमें अभी निकालना है। अभी आपको बाएं हाथ का खेल है। कैसे? क्योंकि आपको पता ही है। क्या करोगे आप? 4 किलोमीटर का आपको स्पीड पता है क्या? टाइम कितना लगेगा वो पता है क्या? नहीं, तो आप क्या कंसिडर करोगे? एक्स। और फिर वो सेंटेंस में यहाँ पे लिखोगे। तो सेंटेंस आपका यहां से चलोगा। सेंटेंस में कैसे लिखोगे? लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू साइकिल 12 किलोमीटर बी एक्स आवर्स। 12 किलोमीटर जाना है ना स्पीड, हाँ, तो डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर में जाना है। स्पीड आवर्स कितना लगेगा वो निकल। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट क्या करोगे? चलो 6 किलोमीटर टू, पहले जो निकालना है उसको अरेंज करो। 4 इंटू एक्स। 4 किलोमीटर में कितना आवर्स जाएगा, टाइम कितना लगेगा वो पता नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने टाइम के लिए एक्स कंसीडर किया है। तो स्पीड और वो जो टाइम उसको हम लोगों ने इंटू कर दिया एक साइड में। दूसरी साइड में ये चीज तो हमें पता है, जब स्पीड 6 किलोमीटर होगा तो टाइम कितना लगेगा ये पता है, उनको दूसरी साइड में इंटू करेंगे, मतलब 6 इंटू 2। और फिर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, टाइम चाहिए। जब 4 किलोमीटर स्पीड था तभी का टाइम चाहिए। तो अभी आप 6 इंटू 2 की तरफ किसको भेजोगे बच्चों? 4 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना। अभी इससे पहले आपने किया है तो यहाँ पे अभी देखो 2 से हो जाएगा 4 को, 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है? और फिर ये 2 से वापस 6 भी हो रहा है, 2 3 जा 6। क्लियर है? और फिर आप देखोगे तो आपको मिल गया टाइम कितना? 3 आवर्स लगेंगी। देखो कितने आवर्स लगेंगे, देखो क्योंकि साइकिल का स्पीड कम हो गया ना, तो स्पीड कम हो गया तो टाइम भी तो इंक्रीज होगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर है? मतलब ये स्पीड से भी आपको। अभी आप बताओ मुझे कि यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका? 3 आवर्स। समझ में आया? क्लियर है? कैंसलेशन आपको आनी चाहिए। 4th क्वेश्चन आप कर सकते हो। अभी ये 4th क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट आपको सिर्फ क्या करना है, निकालना है।